दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जी। और अगर आप एक एनजीओ है, यानी कि एक ट्रस्ट है, एक सोसाइटी है, या सेक्शन 8 कंपनी है, या फिर फ्यूचर में जाकर के इस तरीके का कुछ चालू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एनजीओ दर्पण क्या होता है, इसमें किसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, इसमें रजिस्ट्रेशन लेने के बेनिफिट्स क्या है, और सबसे लास्ट में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि किस तरीके से दर्पण आईडी आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एनजीओ दर्पण क्या होता है। एनजीओ दर्पण एक ऐसा पोर्टल है जो कि नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है। नीति आयोग ने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने के लिए, ताकि जितने भी इस तरीके के ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनीज है, उनका एक डेटाबेस बन सके, उसके लिए एनजीओ दर्पण बनाया है। एनजीओ दर्पण में जब कभी भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो एक यूनिक आईडी बनता है जिसे दर्पण आईडी कहा जाता है, और यही फ्यूचर में जाकर के इन एनजीओ की पहचान बनती है। अब सेकंड हम बात करते हैं कि किस किस को इसमें रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। देखिए, वैसे ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग लेना चाहते हैं, सेंट्रलाइज्ड फंडिंग लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट के डेटाबेस में आना चाहते हैं, वैसे लोग इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या क्या होगा। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका यही होगा कि आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के अंदर पैसे चाहिए तो आपको दर्पण आईडी होना मैंडेटरी है। सेकंड नंबर का इसमें बेनिफिट यह है कि जब आप एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तीसरा, आप कहीं पे भी अगर स्कीम की चलाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ फंडिंग उठाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका अप्रूवल का रेटिंग बढ़ जाता है। और चौथा, कई बार बैंक्स वगैरह जो होते हैं वो आपका बैंक अकाउंट नया जो खोलते हैं उसके लिए दर्पण आईडी आपसे मांगते हैं। बहुत बार आपका पहले से बैंक अकाउंट अगर बना हुआ है तो उसमें भी दर्पण आईडी का रिक्वायरमेंट हो सकता है। चलिए, अब हम आपसे बात करते हैं कि दर्पण आईडी बनाने के लिए आपको किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको दर्पण आईडी बनाने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन का दर्पण आईडी बन रहा है उसका पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का पैन, आधार, ईमेल, सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। तीसरे नंबर में ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रूफ होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन का, यानी कि अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहीं ट्रस्ट या सोसाइटी है तो उनका ट्रस्ट डीड, सोसाइटी का जो डीड बना है वो होना चाहिए। जो भी गवर्निंग बॉडीज रहेंगे उनका भी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। अब एक बार ये सारा कुछ आप इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पे, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो गूगल में आप सर्च करेंगे एनजीओ दर्पण, और एनजीओ दर्पण सर्च करने के बाद जो सबसे पहला ये आपका वेबसाइट आ रहा है, इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपके पास खुलेगा। यहां इस डायलॉग बॉक्स को क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि यहां राइट साइड में ऊपर में एक लॉगिन और साइन अप का बटन दिख रहा होगा। इसमें क्लिक करते साथ ही आपको लॉगिन विद पासवर्ड, लॉगिन विद ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है। आपको इसमें से किसी में भी क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे जाकर के रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने खुल जाएगा। इस विंडो के अंदर में आपको 30 मिनट के अंदर में ये सारा डिटेल्स भरना है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये डिटेल्स क्या भरना है आपको। सबसे पहले कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपको रजिस्टर करना है उसका पैन में क्या नाम है वो भरना है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी, ऑर्गेनाइजेशन का मोबाइल नंबर। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का आप पैन नंबर भरिएगा। पैन इनकॉर्पोरेशन डेट, यानी पैन कार्ड के अंदर में जो डेट होती है कि जिस डेट पर वो पैन कार्ड बना है वो डालेंगे आप। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब अगर आपका सोसाइटी रजिस्टर्ड है, अगर आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो उसका नंबर आप डालेंगे। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो अपना सिन नंबर यहां आप डालेंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यूजुअली सेम होता है। रजिस्ट्रेशन रिन्यूड, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसा है जिसको बार बार रिन्यू करना पड़े, ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि ट्रस्ट, सोसाइटी को एक बार रजिस्ट्रेशन मिलता है वो परपेचुअल रजिस्ट्रेशन होता है। बट ऐसा अगर कोई भी स्टेट है जिसके अंदर उसको रिन्यू करना पड़ता है तो यहां पे आपको लिखना होगा कि रिन्यू हुआ है तो यस, और रिन्यूअल नहीं एप्लीकेबल है तो नो कर देंगे आप इसमें। फिर आप अपने एनपीओ का टाइप को सिलेक्ट करेंगे। एनपीओ का टाइप जो आप सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर वही आपको ऑप्शंस आएंगे, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी। अपना स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना एक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर अगर आप सोसाइटी है, कंपनी है तो उस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपका एक ट्रस्ट है तो द इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे।
रजिस्टरिंग अथॉरिटी का आप नाम लिखिएगा। सोसाइटी में अगर सब रजिस्ट्रार से आपसे हुआ है तो सब रजिस्ट्रार का नाम लिखिएगा। अगर आप नोटरी पब्लिक से हुए हैं तो नोटरी पब्लिक का नाम लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है कि आपके कितने ऑफिस बियरर्स है, यानी कि मेंबर्स है। इसमें आपका जो भी मेंबर्स है उसका डिटेल्स आपको भरना है। और यहाँ आप जितने भी मेंबर्स लिखिएगा, ऐसे तो एक मेंबर भी लिखिएगा तो आगे काम चल जाएगा आपका, लेकिन जो आपके हेड मेंबर्स होते हैं 2 या 3 जो मेंबर्स है, आप उतना यहाँ लिखें, क्योंकि जितने भी मेंबर्स आप यहाँ लिखिएगा आगे जाकर के आपको उन सबका पूरा डिटेल्स देना होगा। यहाँ आप नंबर ऑफ मेंबर्स लिख देते हैं और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल और ईमेल दोनों में सेपरेट ओटीपी जाएगा। ये कौन सा मोबाइल और ईमेल है? जो ऑर्गेनाइजेशन का मोबाइल और ईमेल आपने डाला था, दोनों में सेपरेट ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी आप डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सही ओटीपी डाल के सबमिट में क्लिक कर देते हैं, वैसे ही आपके ईमेल पे एक पासवर्ड आएगा जिसमें दर्पण आईडी अपनी तरफ से पासवर्ड देगा। अब आप दोबारा से दर्पण की वेबसाइट में जाइए जहां पे आपको लॉग इन करना है। इस बार जब आप साइन इन करिएगा तो वहां आपको ऑप्शंस क्या क्या देगा। वहां आपको ऑप्शन देगा दर्पण आईडी, पैन नंबर एटसेट्रा। तो अभी आपको पता है कि आपके पास दर्पण आईडी नहीं आया है, बट आपके पास पैन नंबर है। तो आप अपना पैन नंबर डाल के जो पासवर्ड आपके पास आया है वो पासवर्ड को डाल के यहाँ लॉग इन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉग इन करिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा क्लिक टू प्रोसीड लिखा हुआ आ रहा है। आपको क्लिक टू प्रोसीड जो लिखा हुआ आ रहा है, साथ ही साथ 0% कंप्लीटेड भी दिख रहा है। इसका मतलब ये एक फॉर्म खुल गया है और इस फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है। अब एक एक करके इस फॉर्म को हम समझते चलते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स आपका पहले से आ चुका है और दर्पण आईडी स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। जैसे ही आप क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करिएगा तो इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ओके, उसके अंदर हम लोगों को एक एक करके डिटेल्स भरना है, जिसके ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स जाएगा, एनपीओ का एड्रेस जाएगा। एनपीओ का एड्रेस कौन सा जाएगा? जो आपके डीड के अंदर में लिखा हुआ है, जो सेक्शन 8 कंपनीज के सीओआई के अंदर में लिखा है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या लिखना है? अगर कोई हेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कई सारे छोटे छोटे और ऑर्गेनाइजेशन है, और वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन अपने आपको दर्पण आईडी के अंदर रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स लिखेंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स आता है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप रजिस्टर्ड सोसाइटी है, आप एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स डालेंगे, अपना सर्टिफिकेट डालेंगे। और अपलोड एमओयू, ट्रस्ट डीड, एनी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर में अपना एमओयू, ट्रस्ट डीड, सोसाइटी का डीड, इस तरीके का आप डीड्स डालिएगा। ओके, अगर आप ट्रस्ट है और आपका कहीं रजिस्ट्रेशन और नहीं है, आप दोनों जगह सेम चीज डाल दीजिए। अगर आप सोसाइटी है, सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो इधर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन डाल दीजिए, इधर अपना डीड डाल दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ओके, अपलोड करके नेक्स्ट जब हम करते हैं तो यहाँ लिखता है योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मेंबर डिटेल्स डालने का आपके लिए जगह आ जाता है। मेंबर डिटेल यहाँ पे उतना पेंडिंग मेंबर्स दिखने लगता है। अब पहले मेंबर को हम ऐड करते हैं। पहले मेंबर को ऐड करेंगे तो उनका नाम हमें लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, इस तरीके से सारा कुछ लिखना है। पेरेंट टाइप यानी कि मदर या फादर, किसका डिटेल्स आप देने वाले हैं, उनका आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी। वर्किंग सिंस का क्या मतलब हुआ कि ये कब से काम कर रहे हैं। जनरली जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है वही डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो जाता है, बट कोई अगर बीच में आए हैं तो आप वहां पे उनका वो डेट डालिएगा। ओके, तो आप एक एक करके आप सारे पार्टनर्स का, सारे मेंबर्स का यहाँ पे डिटेल्स भर दीजिएगा। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखने वाली ये है कि सबके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए। अगर आप सेम डालिएगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब वर्किंग एरिया में हम आ जाते हैं। वर्किंग एरिया के अंदर आपको लिखना होगा कि आप किस जगह में काम करने वाले हैं, यानी कि स्टेट क्या रहेगा आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा, उसमें किस किस पॉइंट्स के ऊपर में, किस किस सोशल इश्यूज के ऊपर में आप काम करने वाले हैं। ये मैक्सिमम आप 5 प्राइमरी सेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी जगह अगर आपको काम करना है तो उसे आप सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5 से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें रहता है प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट डिटेल्स मतलब अगर आप पहले से कोई प्रोजेक्ट करके रखे हुए हैं तो उसका डिटेल्स आप यहाँ डालिएगा। आपने पहले से कोई एक्टिविटी करके रखी है तो आप एक्टिविटीज में डालिएगा। अगर कुछ नहीं है तो उसको नो करके आप सेव कर दीजिएगा। जब आप इसको नो करके सेव करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे फाइनल सबमिशन की तरफ। फाइनल सबमिशन के अंदर जब आप आइएगा, जितना भी चीज आपने भरा है भर के दिखेगा, उसको एक एक करके आप चेक कर लीजिए कि सारा कुछ सही दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद वहां ऑप्शन आपको दिखेगा कि विटनेस का डिटेल्स डालना है। जो विटनेस का आपको डिटेल्स डालना होता है उसमें ध्यान रखिएगा कि विटनेस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ आपको डालना है। और एक बात याद रखिएगा, जो विटनेस है
उसको ओटीपी भी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है, इसलिए जेन्युइन विटनेस, उसका आधार, पैन, उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये सब कुछ करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, सबमिट में क्लिक करिएगा, तो एक एफिडेविट बन के निकले। तो उस एफिडेविट में सारा कुछ लिखा होगा जो जो आपने सिलेक्ट किया है, और विटनेस वहां पे वेरीफाई कर रहा होगा। जब आप उसको डन का बटन दबाइएगा और उसको ई साइन करिएगा, तो जो आपका विटनेस है, विटनेस के पास एक ओटीपी जाएगा। जो ओटीपी विटनेस के पास जाएगा उसे आपको यहाँ पे डालना है, और उसको डालते साथ आपका ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से आपका दर्पण आईडी स्टेटस एक्टिव दिखने लगा है, और साथ ही साथ आपका दर्पण आईडी भी यहाँ पे नजर आ रहा है, डेट ऑफ जनरेशन भी नजर आ रहा है। यही आपका दर्पण आईडी है। सबसे पहला काम इसमें ये करना है आपको कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये दर्पण आईडी आपको आगे जाकर के डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपका दर्पण आईडी तो क्रिएट हो गया है, अब इसको डाउनलोड कैसे करें। आपको करना यह है कि आपको एनजीओ दर्पण के वेबसाइट में फिर से आ जाना है, और यहाँ पे आपको होम के बगल में, अबाउट अस के बगल में एनपीओ डायरेक्टरी दिख रहा होगा। एनपीओ डायरेक्टरी में आप क्लिक करेंगे और वहां पे सर्च एनपीओ दिखेगा। सर्च एनपीओ के अंदर में आपको दर्पण आईडी लिखना है। कौन सा दर्पण आईडी? जो अभी अभी हम लोगों ने जनरेट किया है। दर्पण आईडी लिखने के बाद आप कैप्चा कोड लिखें और आगे जाके सर्च करें। आपको दिखने लगेगा कि आपने जो अभी दर्पण आईडी आप क्रिएट किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहां दिखने लगा है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो एक पेज खुल जाएगा, जहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड का। यहां आपका सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। डाउनलोड में आप क्लिक कर लीजिए। डाउनलोड में क्लिक करिएगा, एक पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा, और जिसे आप शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, या फिर जिसे आप प्रिंट करके लगा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। बैंक अगर मांग रहा है तो वहां पे भी आपको यही पेज देना है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण आईडी क्या है, दर्पण आईडी की जरूरत क्या है, किसे दर्पण आईडी लेना है, और उसे करने का प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप टैक्स आचार्य के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हर रोज लाते रहता हूं। और दूसरा, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस ला पाते हैं। थैंक यू।